क्या हाल चाल है यार। मैं सुबह उठा तो मेरे को कमेंट दिखा है कि ये कमेंट इतना मतलब ऑथेंटिक लगा मेरे को, और लगा कि इस पे स्पेशली एक वीडियो मेरे को बनाना चाहिए ऐसी बैठ के टाइम पास करके। तो मैं पहले आपको कमेंट पढ़ के दिखाता हूँ और बाद में एडिटिंग में यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो कमेंट में लिखा हुआ इंटरेस्टिंग वीडियो, और बाय द वे ये कमेंट आया है मेरे उस वीडियो पे जिसमें मैंने बताया था कि मैं हर महीने कैसे $2000 पर मंथ पैसिवली कमा लेता हूँ H1B वीज़ा पे स्टॉक में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो उस पर भाई साहब ने कमेंट किया है कि इंटरेस्टिंग वीडियो, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड on H1B since last 8 years and hardly able to save anything. Didn't find other options other than stocks or playing in casino as second income. I am still scared for these options. Some of my friends are investing in stocks, and someone I knew played in casino and he said he earned around $70,000 in casino. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन और मैं आंसर करना चाहता था इसको। तो देखो यार, जिन्होंने कमेंट किया ऑफ कोर्स उनके लिए भी, और बाकी मेरे H1B पे जो दोस्त हैं उनके लिए भी। तो पहली चीज़ तो यार ये कि यू आर नॉट अलोन, राइट। मैं भी वहीं पे था और हम सब लोग वहीं पे रहते हैं। मतलब 38 ईयर्स तक मैंने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया था स्टॉक्स में या इधर उधर। सिर्फ मेरे बैंक में थोड़े बहुत जो सेविंग्स थी वो थी। तो यार इसका मेरे को लगता है दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न तो इसका ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे अंदर होती नहीं है, ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता नहीं है, और हमारे पेरेंट्स का भी परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है। हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि नहीं लोन मत लो, शेयर मार्केट मत लगाओ, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये गैम्बलिंग है, यू नो, बस पैसे बचाते रहो, बैंक में डालते रहो, कमाते रहो, इसी पे सब फोकस रहता है। तो यार वो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे भी कुछ पता नहीं था ख़ास, और जितने भी यार दोस्तों से मिलता हूँ, इनफैक्ट जब मैंने ये चैनल बनाया तो उससे पहले मैंने काफ़ी लोगों से, इनफैक्ट मैंने जो अपना पहला या दूसरा वीडियो बनाया था मैंने हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में कैसे काम करता है। और मैंने पहले कुछ लोगों से पूछा जो यहाँ पे H1B काफ़ी टाइम से रह रहे हैं कि मेरे को बताओ कैसे काम करता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर नहीं थी। ये HSA अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, 401k क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, जो ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिंग है, जैसे हमने मेरे को याद है स्कूल में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता है, बॉड मास में कैसे ब्रैकेट पहले आती है फिर बाद में कौन से फंक्शंस काम करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टिंग के अंदर भी ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है कि आपके पास अगर $10,000 हैं तो किस ऑर्डर में आप इन्वेस्ट करोगे उसको। अब कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक में उठा के इन्वेस्ट कर दो। नो, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, दैट्स अ टेरेबल आइडिया बेस्ड ऑन सम एक्सपर्ट्स एंड फाइनेंशियल प्लानर्स, बिकॉज इट शुड स्टार्ट विथ 401k, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है। एनीवेज, मैं इस वीडियो को फाइनेंशियल प्लानिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता था इस भाई से जिसने कॉमेंट किया है कि यू आर नॉट अलोन, हम लोग सब वहाँ पर रहते हैं। तो इस और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी का लैक हो गया, और दूसरा हो गया हम लोगों में फ़ियर रहता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारी कम्युनिटी ने इंडिया में भी हमें कभी ये सब चीज़ें सिखाई नहीं। जैसे मैं जब इंडिया में लोन ले रहा था अपने घर खरीदने के लिए, तो मेरे पेरेंट्स को था कि इतना लोन भरेगा, 20 साल तक इतनी किस्तें उतारेगा, थोड़ा और रुक जा, रुकने के बाद थोड़ा और पैसा सेव कर ले। तो मैंने कहा जब तक मैं पैसा सेव करूँगा ऑब्वियसली तब तक तो मकान के रेट डबल हो जाने हैं। तो मैंने लोन लेके हिम्मत करके मकान लिया और आज मेरा मकान बन गया। लेकिन पेरेंट्स को मैं गलत नहीं कहूँगा इस मामले में, अपनी कम्युनिटी को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है, शायद उनके पेरेंट्स ने भी उनको यही सब सिखाया होगा। लेकिन ज़माना बदल गया है, फाइनेंशियल लिटरेट होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये मैटर करता है कि आप कितने कमाते हो, इनकम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, बढ़ाने पे उसको रादर देन खर्चे घटाने पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम कमाने के बाद भी आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते, अच्छी सेविंग नहीं कर सकते। उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो होता है फ़ियर ऑफ इन्वेस्टिंग, स्पेशली इन स्टॉक्स। अब हम जो देसी भाई होते हैं, हमारा बैंक में बेशक पैसा पड़ा रहेगा। इनफैक्ट मैं अपने एक फ्रेंड से जो पेंसिल्वेनिया में रहता है, अभी 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, उसने $1.5 लाख जोड़ लिया छोटी उम्र में, और सारा पैसा उसका बैंक में रखा हुआ वो भी चेकिंग अकाउंट में। ठीक है, उस पर कितना मिलता है अमेरिका में चेकिंग अकाउंट पे? आई डोंट थिंक 0.10% भी उसको इंटरेस्ट मिलता होगा। और यही अगर वो उसको थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी लेके जेन्युइनली अंडरस्टैंड करके सब चीज़ों को इन्वेस्ट करता, तो आई एम श्योर वो उस 1.5 लाख पे उसको पिछले 1 साल में एटलीस्ट 15,000 का फ़ायदा हो चुका होता, $1000 पर मंथ का।
तो दो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का लैक और दूसरा जो फ़ियर है इन्वेस्टिंग का, ठीक है। तो इन दोनों पे ही मेरा प्लान ये है, क्योंकि मेरे जो मैंने देखा है वीडियोस को ऑब्ज़र्व करके, इन्हीं पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं कि कैसे पैसिव इनकम कमाना है, कैसे इनकम को बढ़ाना है। तो मुझे लग रहा है कि मैं दो चीज़ें करूँगा। एक तो इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज करूँगा मैं, जो कि जिससे लगे कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, H1B कम्युनिटी के लिए खासकर। और मैं बहुत सारे वीडियोस पे बनाने वाला हूँ कि जो जो मैंने सीखा है। ऑफ कोर्स मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, CPA CFA ये सब मैं नहीं हूँ, और मेरा कोर IT का काम है, मैं उसी पे फोकस करना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें कोई ऐसा खास सर्टिफिकेशन डिग्री नहीं चाहिए। पर्सनल इन्वेस्टिंग कैसे करना है समझने के लिए, कि स्टॉक क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ जो है आपका इन्वेस्टिंग क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड क्यों बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो हाउ वुड यू इवैल्यूएट कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा ब्रोकर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा अच्छी, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा, कितनी उसकी फ़ीस है, और ये जो ट्रांजैक्शन फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों इन चीज़ों को गौर से देखना चाहिए। ये सब मैंने भी पढ़ा है यार। और मैंने जब पढ़ा तो जैसे आप ही वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी इधर उधर से वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और इन सब से सीखा। बट रेदर देन आप किताबें पढ़ो और उतना टाइम वेस्ट करो, मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ऑफ कोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मेरे को आई नीड टू गो बैक एंड मेक श्योर कि मैं अच्छे से खुद पढ़ रहा हूँ। नहीं तो कहेंगे सब लोग कि यार ये बंदा कौन है, इसको खुद को पता नहीं और दूसरों को पढ़ाने आ गया। तो पर्सनली मेरे को लगता है कि लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टीच करना, क्योंकि ये वो एनफोर्स करता है आप खुद अच्छे से जाओ, खुद अच्छे से पढ़ो, उसके बाद टीच करो। तो वो मैं इस चैनल पे करने वाला हूँ, जिससे कि होपफुली आपके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी इससे। नंबर एक, फाइनेंशियल आपको लिटरेसी आ जाएगा, और टच वुड इस पे इतनी चीज़ें हैं करने के लिए। मतलब जब मैं इन पे पढ़ता हूँ तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब विद इन्वेस्टिंग और विद स्टार्ट टू इन्वेस्ट जस्ट अ लिटिल बिट, वी कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस। तो दो चीज़ें उससे आपकी होने वाली हैं। पहला, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाएगा, H1B पे कैसे अमेरिका में फाइनेंशियल चीज़ों को समझ के उन पे पैसा इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, जो फ़ियर है वो अपने आप चला जाएगा। तो फ़ियर क्यों आता है? आप जब बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तब तो आपको डर नहीं लगता, तब तो आपको लगता है कि मेरा बैंक में पैसा रखा है तो सेफ़ है ना। अब कई लोगों को लगता है बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया तो वो सेफ़ है, बट इफ़ यू गो बैक एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड, दैट्स नॉट ट्रू at least up to some level। तो जब डर हमें हमेशा तभी लगता है जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं, किसी अमेरिका आते हैं और किसी लेट्स से चिपोटले में चले गए या सबवे में चले गए या पनेरा ब्रेड में चले गए, ऑर्डर करने के टाइम पे हमने देखा है कि कुछ कन्फ्यूजन रहता है जब शुरू में आते हैं, क्योंकि नए नए होते हैं। जब उनसे इंग्लिश में बात करते हैं उनको हमारा प्रोनाउंसिएशन समझ में आता है नहीं आता, इसलिए थोड़ा नर्वसनेस आता है। लेकिन जब हम 8-10 बार वहाँ पे चले जाते हैं तो फिर अगली बार हम जाते हैं हीरो बन के और बोलते हैं यार I'll take a फुट लॉन्ग वेजी पैटी और वट। तो क्योंकि रिपीट आप जब करते रहते हो किसी चीज़ को, तो आपको जब समझ में आ जाती चीज़ तो वो नर्वसनेस, वो फियर चला जाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जब हो जाएगा तो देन योर फियर ऑफ इन्वेस्टिंग विल एब्सोल्युटली गो अवे। एक छोटी सी चीज़ मैं इस वीडियो में ऐड करना भूल गया था, इस कमेंट के बारे में, कैसीनो के बारे में। तो यार दैट्स अ टेरेबल आइडिया। हम लोग सुन लेते हैं कि इस मेरे दोस्त ने या इसके उसके दोस्त ने इतने पैसे जीते कैसीनो में। हम उन स्टोरीज़ को नहीं सुन पाते हैं जो बेचारे बर्बाद हो गए या जिनका लिविंग चला गया इस चक्कर में। तो दैट्स अ टेरेबल आइडिया डूड। ये बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। मैं और मेरी वाइफ भी जाते हैं कैसीनो, हमारे पास में यहाँ पे हैं लगभग 50-60 मिनट की दूरी पे 1-2 कैसीनोज़। तो हम जाते हैं वंस इन अ वाइल, बट दैट इज़ जस्ट टू हैव फन with maybe $100 or $200 in our pocket. That's a price that you pay to have that fun. तो just keep it limited to that। ये मत सोचो कि वहाँ से पैसा कमा पाओगे। एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि कैसीनो में उसने एक्सपर्टीज़ गेन कर ली है, ये सब तो ये फालतू की चीज़ें हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं आई थिंक नेटफ्लिक्स पर इधर उधर, जिसमें आप कार्ड काउंटिंग करके यू कैन एक्चुअली ट्रिक and actually win, but casinos can easily figure that out and kick you out of their casino as per their rules. So but इतना दूर हमें जाना ही नहीं है। मेरा तो आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 100% that's a terrible idea,
please, please, please do not consider making casino as your secondary income. Just keep it limited to fun, and usually you will पे टू हैव दैट फन. तो जब भी जाओ बस $100-200 जेब में लेके जाओ, ATM कार्ड वार्ड कुछ लेके मत जाओ. ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम हारते हैं तो हम और ऐड करके और वो सब करना शुरू करते हैं. तो दिस इज़ व्हाट माय वाइफ एंड आई यूज़. सो बट या दैट्स अ टेरिबल आइडिया, डोंट डू दैट. सो थैंक यू यार जिन्होंने भी ये कमेंट किया है. इसी वजह से ये रिस्पांस है कि वीडियो बना के मैसेज मैं पहुंचा पाया. तो अगर कुछ भी और ऐसा लगता है तो कमेंट कर सकते हो, और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लो. अगर तुम्हें लगता है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी से तुम्हें हेल्प मिलने वाला है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अदरवाइज़ मेरे जैसे हज़ारों चैनल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, चलो टेक केयर. और आप जहाँ भी रहें, आज सैटरडे है, मौसम बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है. ईस्ट कोस्ट में हूँ मैं, न्यू जर्सी में. आई होप आपके वहाँ भी ऐसा ही होगा. तो ठंडा हो गया, मैंने इसलिए थोड़ा हल्का सा जैकेट पहनना शुरू कर दिया है. ये तो इन्जॉय करो वेदर को, और जहाँ भी रहो आप तनाव नहीं लो, और बस मेहनत करते रहो. धीरे धीरे H1B पे सब कुछ अच्छा है. लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छा है. अमेरिका इज़ सर्टेनली विदाउट एनी डाउट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल डू वंडर्स. तो इसी के साथ आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सेफ रहें और मस्ती करते रहें. चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं अगली वीडियो में.